Welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English in association with Commerce वालों। तो गाइज आज जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम एक पोम करने वाले हैं, ठीक है। उस पोम का नाम है माई मदर एट 6 अबाउट लिटरेचर। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट especially for flamingo you must do the description of author as well. Why? Because nowadays in MCQs they are asking the name of the author, even his birth year or actually the date of birth. तो जो भी वो पूछते हैं वो इसके बेसिस पे पूछते हैं जो उन्होंने आपके फ्लैमिंगो में NCERT में दे रखा है। ये जो डिस्क्रिप्शन होता है इसके बेसिस पे पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे कि इवन जो मेरी क्या नाम है MCQs की मेंटी होती है उसके अंदर भी कई बार मैं इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सैम्पल गुड इवनिंग क्योंकि बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है मैंने, सो प्लीज़ फोकस। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो पोम का नाम है माई मदर एट 66, ठीक है। सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं। तो माई मदर एट 66 इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे जो पोइट है जिसका नाम है कमला दास, वो हमें बताती है कि उसकी जो मदर हैं उनकी एज 66 हो चुकी है राइट नाउ। उनकी मदर की जो एज है वो 66 हो चुकी है और शी इज़ फीलिंग सो बैड, शी इज़ फीलिंग सो अफ्रेड कि वो फील करती है कि एक टाइम ऐसा आने वाला है एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू दैट टाइम और दैट मोमेंट व्हेन शी विल लूज हर मदर, जब वो अपनी मदर को खो देगी। बिकॉज वी ऑल नो कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस और थ्रू आउट एजिंग वी ऑलवेज फेस अ फियर दैट इज़ टू डाई। और दूसरा फियर ये होता है वी फेस द डेथ ऑफ समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू अस। तो यहाँ पे जो कमला दास है वो कहीं ना कहीं डर रही है इस बात से कि उसकी जो मदर है वो 66 ईयर्स की हो चुकी हैं और अब एक समय के बाद उनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे कमला दास का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप देखोगे तो कमला दास जो है उनका बर्थ ईयर दे रखा है यहाँ पे 1934, तो इसी के बेसिस पे पूछा जा सकता है। इन मालाबार केरला शी वॉज बॉर्न और शी इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स, ठीक है। हर वर्क्स आर नोन फॉर द ओरिजिनलिटी, वर्सैटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल मतलब कि भाई जो जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है उससे रिलेट भी लिखती होंगी वो, तो उसी के बारे में बोला गया है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवेकुट्टी। तो माधवेकुट्टी क्या है, उनका पेन नेम है। मैं आपको बता दूं पेन नेम किसे कहते हैं। पेन नेम कहते हैं हम उस नेम को जो ऑथर यूज़ करता है लिखने के लिए। कई बार क्या करते हैं जो ऑथर है वो जानबूझ के अपना जो रियल नेम है वो उसको यूज़ नहीं करते। इसके कई सारे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि देख सकते हो आप 1934 में उनका बर्थ हुआ है, तो ये एक ऐसा टाइम था जब ज़्यादातर जो रीडर्स होते थे वो फीमेल जो राइटर्स होते थे, ठीक है, उनको पढ़ना इतना पसंद नहीं करते थे। तो ज़्यादातर फीमेल राइटर जो भी लिखती थी वो क्या करती थी, वो अपना एक पेन नेम यूज़ करते थे। समझ में आया? क्लियर? तो आगे क्या लिखा है, Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot and other stories. तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships. मतलब कि उन्होंने जो भी लिखा है इमोशनल बेसिस पे भी लिखा है ना। सेंसिटिव राइटर है, वो कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप से रिलेटेड भी लिखा है। जैसे कि अगर हम इस पोम की बात करें माई मदर एट 66, तो ऑब्वियसली इस पोम के अंदर भी हम जो कमला दास है उसका जो रिलेशनशिप है उसकी मदर के साथ, उसको लेके जितना वो टच्ड है अपनी मदर को खोने को लेके, तो उसने उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। तो मैं ओवरऑल वैल्यू तो देखो अभी बता ही चुका हूँ कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड फियर ऑफ लॉस वी आर टॉकिंग अबाउट। फियर ऑफ लॉस मतलब किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को खोने का डर। आप सभी लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम अटैच्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोगों को उसको खोने का डर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई चीज़ है, हमें उसे खोने का डर होता है और ये डर जो है वो हमें कई बार सताता रहता है। तो यहाँ पे जो पोइट है वो अपनी मदर के बारे में बता रही है। चलिए अब हम बात करते हैं पोम की। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पोम एक फ्री वर्स है। कोई स्टूडेंट यहाँ पे जैसे पता है फ्री वर्स क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज अ फ्री वर्स?
वाह वेरी गुड। तो फ्री वर्स का मतलब होता है जिसकी कोई कांस्टेंट राइम स्कीम नहीं होती। अब आप पूछोगे राइम स्कीम क्या होती है सर? देखो होता क्या है कि ये जो पहली बात तो पोम जो है वो उस तरीके से लिखी नहीं गई है, ये पैराफेज में लिखी गई है। लेकिन अगर आप कभी भी कोई पोम देखोगे तो उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है, कई बार आपने देखा होगा, उसका जो एंड वर्ड होता है वो कई बार सेकंड वर्ड से राइम कर रहा होता है। लेट्स से आप पेरेंट्स लिखा है, पेरेंट्स के बाद फ्राइडे लिखा है, तो ये राइम नहीं कर रहा, मतलब इसकी जो साउंड है, इसकी जो लास्ट वर्ड का साउंड है, दोनों का अलग अलग है। इवन तीसरे का भी अलग है, चौथे का भी अलग है, पांचवे का भी अलग है, सारे अलग अलग साउंड्स हैं। लेकिन राइमिंग करने का मतलब होता है जैसे कि पोम इस तरीके से लिखी जाए कि पहला जो साउंड आ रहा है फर्स्ट लाइन के एंड में वो सेकंड से या थर्ड से या फोर्थ से मैच हो रहा हो। तो इसका मतलब कि फर्स्ट लाइन राइम कर रही है किससे? फोर्थ लाइन से या थर्ड लाइन से, जहाँ पे भी वो साउंड मैच हो रहा होगा। तो इस तरीके से कई बार पोम की राइम स्कीम भी हमसे पूछ ली जाती है कि भाई पोम की राइम स्कीम क्या है, उसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। हालांकि ये पोम फ्री वर्स क्यों है? वर्स का मतलब होता है VERSE, ये इसकी स्पेलिंग होती है। पोम को ही वर्स कहते हैं, ठीक है, VERSE पोम को ही कहा जाता है, ठीक है। और फ्री वर्स का मतलब क्या हुआ? जिसकी एक कांस्टेंट राइम स्कीम होती ही नहीं है। कोई भी ऐसी पोम जिसकी कोई कांस्टेंट राइम स्कीम नहीं होती उसे हम फ्री वर्स कहते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो लिखा क्या है यहाँ पे लिखा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब ये अपना एक एक्सपीरियंस बता रही है। हो सकता है कि कमला दास जो है वो अपनी मदर से मिलने आई होगी और अपनी मदर से मिलके अब वो वापस जा रही है। अब आप देख सकते हो कि उसने क्या बोला है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कि पेरेंट्स होम से कहाँ जा रही है? वो कोची जा रही है। तो इसका घर कहाँ होगा बताओ? पोएट का घर कहाँ होगा? कोची में ही होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ रहती थी या वो कहाँ जा रही थी उस टाइम पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तो उसने अपनी मदर को देखा अपने साथ में। तो जिस कार में वो ट्रैवल कर रही होगी, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्राइविंग इट मीन शी वॉज ड्राइविंग हरसेल्फ। ड्राइविंग मीन्स कि भाई वो ट्रैवल कर रही है, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो वो ट्रैवल कर रही है और उसकी मदर शायद उसके साथ में है। हो सकता है उसकी मदर उसे सी ऑफ करने के लिए जा रही है एयरपोर्ट पे और वहाँ से वो कोची की फ्लाइट लेके चली जाएगी। तो जब कार के अंदर उसकी मदर होती है तो उस टाइम पे वो कहती है आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मदर को अपने पास में देखा, अपने बाजू में देखा। अब जब उसने अपनी मदर को देखा तो व्हाट हर मदर वाज डूइंग, उसकी जो मदर थी वो क्या कर रही थी? डोज। डोज का मतलब पता है क्या होता है किसी को? डू यू नो? सोना, लेकिन एक छोटी सी झपकी को भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। स्मॉल लैम्प, बिल्कुल सही कहा। डोज, ओपन माउथ, और जब वो सो रही होती है, जैसे कई लोगों की आदत होती है जब वो सो रहे होते हैं तो उनका मुंह जो होता है वो खुला हुआ होता है, और अक्सर जो ओल्ड लोग होते हैं उनके साथ तो ये होता ही है, ठीक है। तो उसकी मदर जो है वो सो रही है, एक छोटी सी झपकी ले रही है कार के अंदर, ठीक है। होता है कई बार कार में चलते चलते हम भूख जाते हैं, वही नींद आ जाती है, तो उनका मुंह उस वक्त खुला हुआ होता है, ओपन माउथ। और उनका जो फेस है, उसकी मदर का जो फेस है वो राख के समान होता है। उस टाइम पे उसकी मदर का फेस कैसा लग रहा होता है? जैसे मानो ऐश। इज इट क्लियर कि उसकी मदर का फेस कैसा लग रहा होता है? जैसे मानो ऐश हो। तो मैं अगेन फिर से बता देता हूँ, लाइन देखो। पोएट जो है कमला दास, वो हमारे को बता रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, की जो कमला दास है वो अपनी मदर से मिलने आई है और अपने पेरेंट्स के घर से अब वो वापस अपने घर जा रही है कोची, और ये लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात हो रही है। और जब वो कार से ट्रैवल कर रही है, जब वो एयरपोर्ट जा रही है, तो एट दैट टाइम व्हाट शी लुक्स एट हर मदर, वो अपनी मदर को देखती है जो उसके साथ में बैठी हुई हैं, और हो सकता है उसकी मदर उसे ड्रॉप करने के लिए जा रही है, सी ऑफ करने के लिए जा रही है। उसकी मदर की एज 66 है, एज द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66। और उसकी मदर जो है वो एक छोटी सी झपकी ले रही है, डोज कर रही है, ओपन माउथ, और उस टाइम पे उसकी मदर का जो फेस है वो खुला हुआ है। अब उनका फेस कैसा है? एशन। एशन मतलब डू यू नो व्हाट आर एशेस? एशेस मतलब राख, ठीक है। तो उनका फेस एशन होता है, लाइक दैट। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है यहाँ पे, बताइए जल्दी। ना, सिमिली। गाइस फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है मैं बता देता हूं सबको। देखो 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस। तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, तीनों का मीनिंग एक ही है। फिगर ऑफ स्पीच, अगेन बोल रहा हूँ, फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस, तीनों का मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टैंजा, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस, मैं बता रहा हूँ अभी उसी चीज के बारे में, डोंट वरी। तो 3 नाम है हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है? सिमली यूज हुआ है। अब सिमली की स्पेलिंग भी ध्यान रखना, सिमली की स्पेलिंग है SIMILE, सिमली की स्पेलिंग है SIMILE।
अब सिमली क्या होता है, अभी एक स्टूडेंट ने मेटाफर बोला, मेटाफर और सिमली में सिमिलैरिटी होती है, दोनों कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। सिमली का इस्तेमाल भी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से करने के लिए किया जाता है, और मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। सिमली के अंदर जब हम एक चीज का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज से करते हैं तो उस टाइम पे हम ये वर्ड यूज करते हैं लाइक, या तो हम लाइक वर्ड यूज करते हैं, या फिर एक और वर्ड होता है एज, एज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसकी मदर का जो फेस है ना, उसका कंपैरिजन एक कॉप्स के फेस से किया जा रहा है। कॉप्स का मतलब होता है एक लाश। जैसे आपने अगर देखा हो कभी किसी लाश का चेहरा, एक डेड बॉडी का चेहरा, तो वो एकदम एशन होता है, एकदम फीका होता है, वीक होता है, पेल होता है, कलरलेस होता है हम कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है बॉडी के अंदर, तो अल्टीमेटली जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा वीक और कलरलेस नज़र आता है। तो उसी तरीके से उसने बोला है कि उसकी मदर का चेहरा, जब उसकी मदर कार के अंदर होती है और सो रही होती है, उनका मुंह खुला हुआ होता है, तो उसकी मदर का फेस जो है वो राख की तरह कलरलेस नज़र आ रहा है, जैसे कि एक कॉप्स का चेहरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उसकी मदर का फेस का कंपैरिजन किससे हो रहा है, कॉप्स के फेस से हो रहा है। तो यहाँ सिमली यूज हुआ कंपैरिजन में। हम सिमली क्यों कह रहे हैं, मेटाफर भी होता है, सिमली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ लाइक वर्ड आ रहा है। यहाँ ये डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे लाइक और एज वर्ड अगर यूज हो कभी भी कंपैरिजन के लिए, तो वो आपकी सिमली होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? ठीक है, अब जैसे ही उसने अपनी मदर का फेस देखा, जैसे ही उसने अपनी फादर का फेस देखा गाइस, उस टाइम पे देखो क्या कहती है, एंड रियलाइज्ड विद पेन। उसे रियलाइज होता है, उसे काफी ज्यादा पेन के साथ ये बात रियलाइज होती है कि दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। मतलब वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो हो सकती थी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी होंगी। जैसे कई बार होता है गाइज ऐसा, मैं अगर बताऊं कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ना हो, बट स्टिल अगर ऐसा कभी किसी के साथ होता है तो उस टाइम पे व्हेन द पेरेंट इज सफरिंग समथिंग, तो उस टाइम पे दर्द बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसकी मदर इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और उनको देख के उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है अंदर ही अंदर। शी इज़ फीलिंग अ पेन विच इज़ अनडिफाइनेबल। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे कि शी रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। मतलब इतनी बूढ़ी हो चुकी है, जितनी दिख रही हैं उतनी बूढ़ी हो चुकी है, मतलब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। बट इतने में वो क्या करती है, सून पुट दैट थॉट अवे, मतलब वो उस थॉट को अपने से दूर कर देती है। देखो जब भी क्या होता है हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है, टेल मी, जब भी हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हम उसको डाइवर्ट करने के लिए क्या करते हैं? Whenever we are facing a negative thought in our mind, what do we do to get rid of that or to divert it in a day? हम कुछ और सोचते हैं, अपने माइंड को हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब वो क्या करती है, सेम उसके माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अपनी मदर को लेके कि भाई उसकी मदर जो है वो एक समय के बाद हम मर जाएंगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। तो वो क्या करती है, वो बाहर देखती है, वो क्या करती है, उस थॉट को बाहर देखने से डाइवर्ट करती है। वो क्या करती है, लुक्ड एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। अब यहाँ पे यंग ट्री स्प्रिंटिंग देखती है। वो स्प्रिंटिंग का मतलब होता है गाइस मूविंग। अगर एक वर्ड के अंदर आता है कि स्प्रिंटिंग का मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब होता है मूविंग। ठीक है, और अगर 2 मार्क्स के अंदर आता है तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो हम ये बोल सकते हैं, देखो अगर मैं ट्रीज की बात करूं, क्या कभी ट्रीज मूव करते हैं? ऐसा नहीं होता, ट्रीज मूव नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर फिक्स्ड। बट स्टिल जब हम कार से मूव कर रहे होते हैं या किसी व्हीकल से मूव कर रहे होते हैं तो ऐसा अपीयर हो रहा होता है जैसे मानो बाहर के जो ट्रीज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। ठीक है, तो अगर 2 मार्क्स में आएगा तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस व्हेनेवर वी ट्रैवल विद अ फास्ट रनिंग व्हीकल, एट दैट टाइम द ट्रीज आउटसाइड अपीयर टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली देयर, बट दे अपीयर टू बी रनिंग। ऐसा लगता है कि वो रनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो किसको देखती है, ट्रीज को देखती है, यंग ट्रीज को जो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। अच्छा मुझे आप ये बताओ, क्या यहाँ पे अगर मैं बोल सकता हूँ कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, कार के बाहर का इन्वायरमेंट, वो कार के अंदर के इन्वायरमेंट से थोड़ा डिफरेंट है? हाउ? हाँ, और दूसरी चीज देखो, उसकी मदर जो है ओल्ड है और उसने ट्रीज को क्या बोला है, यंग, है ना। और एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और कार के अंदर उसकी मदर जो है वो सो रही है और मूवमेंट नहीं कर रही हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर रही हैं, और ट्रीज जो है वो मूव कर रहे हैं। बोलिए, अभी आएगा वो वाली लाइन भी आएगी। ठीक है, अब देखो लिखा है एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। एक तो वो स्प्रिंटिंग ट्रीज को देखती है और दूसरा द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखो अगर तुम यहाँ पे जो यंग ट्री स्प्रिंटिंग है उन्हीं को मैरी चिल्ड्रन कंसिडर कर रहे हो तो अगर देखा जाए क्रिएटिवली इट कैन बी देयर,
बट हम अगर रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग चलें, ओवरऑल जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंग चले, तो वो दो चीज़ों को देखती है, हर जगह यही एक्सप्लेनेशन है, तो आपको इसी बेसिस पे आंसर लिखना होगा। ठीक है कि भाई एक तो वो ट्रीज को देखती है जो कि यंग ट्रीज हैं, एक तो वो उनको देखती है, और दूसरा वो मैरी, मैरी मतलब हैप्पी, मैरी चिल्ड्रन मतलब खुश बच्चों को देखती है। स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट, स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए शी लुक्स एट टू थिंग्स, वन इज यंग ट्री स्प्रिंटिंग रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड सेकंड इज द हैप्पी चिल्ड्रन हु आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन अभी तक रेज हो सकते हैं मैं वो बता देता हूँ एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन तो सबसे पहले यही रेज होगा कि व्हाट इज द फैमिलियर एक ऑफ द पोइट, समहाउ व्हाई शी इज सैड। तो बिकॉज ऑफ हर मदर, बिकॉज शी थिंक्स दैट हर मदर would die soon. Why? Because she is at her she is at her final age. She is 66 and right now she is as old as she could be and she could die anytime. Okay. The second question is what do you mean by sprinting? तो ये भी मैंने बता दिया। तीसरा क्वेश्चन है कि वो बाहर क्यों देखती है, तो why does she see outside? Why? Because she wants to divert her negative thoughts with the positive ones. Is it clear to all of you? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अब होता क्या है यहाँ पे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है और वहाँ सिक्योरिटी चेक जो है वो आ चुका है। ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटी फ्रिस्किंग अप होता है, हमारी तलाशी ली जाती है, तो वो थोड़ी दूर खड़ी होती है अपनी मदर से, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। वो अपनी मदर से थोड़ी सी दूर खड़ी होती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी थी मुझे, यहाँ पे कोई एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, किसी को याद है कोई एक और फिगर ऑफ स्पीच? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन गाइज? You have described it well. We can also say in simple language कि हिंदी में कहा जा सकता है मानवीयकरण, हिंदी में मानवीयकरण कहा जा सकता है। इसका मतलब होता है whenever we are defining a living body with a non living thing, we are comparing a living body with a non living thing, मतलब किसी भी एक non living thing के अंदर किसी भी living personality का एक कैरेक्टरिस्टिक वहां पे दिखाना। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन की बात होती है, ध्यान से सुनना, अगेन बता रहा हूं मैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग बॉडी की तरह एक्ट करते हुए दिखाना, और जो लिविंग बॉडी जिसकी तरह हम एक्ट करते हुए दिखाने वाले हैं वो ह्यूमन होगा। क्या होगा? ह्यूमन होगा, मतलब कोई भी एक मनुष्य होगा। और एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह एक्ट करता हुआ दिखाऊंगा तो वो भी पर्सोनिफिकेशन होता है। इवन अगर मैं किसी एनिमल के अंदर, एनिमल मतलब किसी भी जानवर के अंदर किसी ह्यूमन का ट्रेट दिखा रहा हूँ, किसी ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा हूँ, तो वो भी क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। 11th क्लास के अंदर किस पोम के अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ था, कोई बताएगा इंग्लिश में? याद है किसी को? नहीं याद? वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, तो यहाँ ट्री स्प्रिंटिंग में क्या आ गया आपका? पर्सोनिफिकेशन आ गया, क्योंकि ट्रीज जो है वो मूवमेंट नहीं करते लेकिन उनको स्प्रिंटिंग करते हुए, मूव करते हुए दिखाया जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, मैंने एनिमल वाली बात इसलिए बोली है क्योंकि तुम्हारे कोर्स में एक पोम है जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। वहाँ पे जो टाइगर्स हैं, जब उनकी बात की जाती है तो वहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, क्योंकि वहाँ पे टाइगर्स को फियरलेस बताया जाता है, ब्रेव बताया जाता है, प्राउड बताया जाता है, जो कि ह्यूमन के कैरेक्टर्स होते हैं। तो वहाँ पे ह्यूमन के कैरेक्टर्स जो हैं वो एनिमल में दिखाए गए हैं, तो वहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट थिंग एज वेल। ठीक है, अब वो थोड़ी दूरी पे खड़ी होती है अपनी मदर से, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। वो अपनी मदर से थोड़ी दूरी पे खड़ी होती है और वो अपनी मदर को देख रही होती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, वो अपनी मदर को फिर से देखती है। अब उनका चेहरा कैसा होता है? वैन, पेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वैन? कलरलेस। एंड पेल, व्हाट इज पेल? पीला। अगेन वी कैन से कलरलेस, ऑब्स्कर्ड, नॉट क्लियर। ठीक है, पेल, पीला, ब्लडलेस, somehow the body it is becoming weak, very weak face. pale face means very weak face. तो वो अपनी मदर को फिर से देखती है, वो काफ़ी वैन, कलरलेस नजर आ रहा था उनका फेस, और पेल नजर आ रहा होता है। ठीक है, अब वो अपनी मदर का फेस का कंपैरिजन किससे करती है? लेट विंटर मून। अगेन विच फिगर ऑफ स्पीच? हाउ? यहाँ पे भाई एज अ लेट विंटर मून, सिमिली यूज हुआ है गाइस। यहाँ पे वो अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन लेट विंटर मून से कर रही है ना, और मैंने शुरू में ही बताया था कि व्हेनेवर फॉर कंपैरिजन वी यूज एज एंड लाइक, दैट इज सिमिली। यहाँ देखो एज वर्ड यूज हो रहा है ना,
तो यहाँ पे वो अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन लेट विंटर मून से कर रही है। यहाँ पे लेट विंटर मून को मूवमेंट करता हुआ थोड़ी दिखाया जा रहा है, ह्यूमंस की तरह थोड़ी दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तो बस कंपैरिजन हो रहा है कि वो अपने मदर का फेस का कंपैरिजन लेट विंटर मून से कर रही है, और एज वर्ड यूज हो रहा है, इसीलिए सिमिली आ गया यहाँ पे। क्लियर। मेटाफर इज डायरेक्ट कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला कि हर मदर्स फेस इज लेट विंटर मून। अगर मैंने बोला हर मदर्स फेस इज लेट विंटर मून, डू यू थिंक आई एम कंपेयरिंग हर फेस और नॉट? एम आई कंपेयरिंग? हर मदर्स फेस इज लेट विंटर मून, मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा कि उसकी मदर का फेस लेट विंटर मून है, तो एक तरीके का इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। मैं डिस्क्राइब तो कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, इनडायरेक्ट सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। अगेन मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, मैं फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि द बॉल इज अ गेम, द बॉल इज अ गेम, तो यहाँ पे मैं बॉल का कंपैरिजन गेम से कर रहा हूँ डायरेक्टली, और मैं लाइक वर्ड को यूज नहीं कर रहा। द बॉल इज अ गेम। फॉर एग्जाम्पल आई से राहुल इज अ स्टूडेंट, राहुल इज अ टीचर, राहुल इज अ क्रिकेटर। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ही इज अ क्रिकेटर, तो यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन एक तरीके का हो रहा है हमारा, ठीक है, जहाँ पे हमारा लाइक और एज वर्ड यूज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बता देता हूँ आपको। हमारी एक पोम है जिसका नाम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो कि हमारी 2nd नंबर की पोम है। उसमें बोला जाता है कि द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आई, हैव यू हर्ड दैट, हैव यू रेड दैट? द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आई। तो यहाँ पे उस लड़के की जो आईज है उनका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? रैट्स की आई से किया जा रहा है, इजंट इट? लेकिन क्या वहां एज और लाइक वर्ड यूज हुआ है? तो दैट इज मेटाफर, दैट इज मेटाफर। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि हिज आईज लुक लाइक रैट्स आई, इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, लुक लाइक अगर आ गया। लेकिन अगर बोल दिया कि भाई उसकी आंखें रैट्स की आई ही हैं, एग्जैगरेट करते हुए एक तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल मेटाफर। हालांकि उसकी बात हम करेंगे जब उस पोम की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट आई सेड इज कि जो पोएट है वो अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन किससे कर रही है? लेट विंटर मून से। व्हाई डू यू थिंक गाइस लेट विंटर मून से क्यों कर रही है? लेट विंटर मून मतलब बीतती सर्दी का चांद, क्यों कंपेयर कर रही है वो लेट विंटर मून से? वाओ, वेरी गुड। तो क्लाउड्स और इवन मिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है फॉग की, ठीक है, कि बीतती सर्दी का चांद होता है व्हेन द विंटर्स दे आर जस्ट पासिंग, ओके, दे आर गोइंग टू पास सून। तो उस टाइम पे जो लेट विंटर मून होता है वो हमें ऑब्सकर्ट दिखाई देता है, क्लियर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्ट, द फॉग विच इज देयर, और बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स इवन, ठीक है। तो उसी तरीके से उसकी मदर का फेस धुंधला दिखाई दे रहा है, वैन और पेल दिखाई दे रहा है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज। वेरी गुड। लेट विंटर मून मिस्ट की वजह से दिखाई देता है धुंधला, क्लाउड्स की वजह से दिखाई देता है, उसकी मदर का फेस धुंधला दिखाई दे रहा है उनकी ओल्ड एज की वजह से। क्लियर? अब जैसे ही वो अपनी मदर के उस फेस को देखती है तो क्या लिखा है? फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। फैमिलियर एक इज व्हाट? वो फैमिलियर पेन, एक का मतलब होता है पेन, वो फैमिलियर पेन जो हमेशा उसे होता आया है। और वो क्या है कि जब भी वो अपनी मदर के बारे में सोचती है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है कि वन डे शी विल लूज हर मदर। और ये फैमिलियर एक उसका चाइल्डहुड का फियर भी है गाइस, ये उसके चाइल्डहुड का फियर भी है। बचपन से वो डरती आई है और ये सोचती आई है कि एक समय ऐसा आएगा जब उसकी मदर की डेथ हो जाएगी। बट एट दैट टाइम व्हाट शी सेड, सी यू सून अम्मा। ये सब कुछ सोचते हुए भी वो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से बोलती है सी यू सून अम्मा। सी यू सून अम्मा मतलब अम्मा फिर मिलेंगे। ये जो उसकी स्टेटमेंट है, सी यू सून अम्मा, ये हमें ऑप्टिमिज्म दिखाती है, देखिए। लेकिन साथ के साथ यहां आयरनी भी है। व्हाट डू यू मीन बाय आयरनी? आयरनी, something which is contradictory, something which is opposed, something which is opposite as it is said। क्योंकि यहाँ पे वो बोल रही है सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी हम फिर से मिलेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है? वो क्या जानती है, वो क्या सोचती है कि वो शायद ही अपनी मदर से मिल पाएगी, ऑब्वियसली, ठीक है। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और रेपिटेशन एंड अलिटरेशन। मैं बता दूं अगर किसी को ना पता हो तो, जब भी हमारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, हालांकि यहाँ एंड आ रहा है बट एंड का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है नाउन के केस के अंदर, ठीक है। तो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें स्माइल का स आ रहा है शुरू में, सेम स्माइल में भी स आ रहा है,
अगर कोई दूसरा वर्ड होता है यहाँ पे और उनका जो शुरुआत का साउंड है वो सेम रहता तो भी एलिट्रेशन ही कहते हैं। यहाँ तो पूरा पूरा वर्ड ही सेम है तो इसको हम रेपिटेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे दो वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं, जैसे आप अगर एलिमेंट्री स्कूल पोम पढ़ोगे तो उसमें शुरू में आता है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, इस तरीके से आता है। तो फार फार में रेपिटेशन यूज हो रहा है और फार फार फ्रॉम के अंदर एलिट्रेशन भी यूज हो रहा है, क्योंकि फार फार में देखो फ और फ्रॉम में भी फ आ रहा है तो साउंड कहीं ना कहीं इनिशियल सेम है ना, तो इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन भी कहेंगे और साथ में फार फार की वजह से रेपिटेशन भी कहेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? बोलिए। एलिट्रेशन और रेपिटेशन दोनों लिखना है आपको, ये चीज ध्यान रखना, दोनों है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, स्माइल एंड स्माइल में भी आयरनी है, इजंट इट? क्योंकि वो खुद खुश थोड़ी है, वो खुश है ही नहीं, वो अंदर से दुखी है बट वो फेक स्माइल कर रही है। तो ये पोम गाइस हमारी क्लियर हो गई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका हो गया भाई फैमिलियर, एक वाला चाइल्डहुड फेयर वाला बात एक ही है। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया कि वो बाहर क्यों देखती है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मेरी एक बुक है टॉपर्स मैनिया, उसकी पीडीएफ वो मैंने ग्रुप के अंदर सेंड की थी, आई थिंक गाइज मैंने सेंड की थी, नहीं करी थी, मैंने कर दी थी। अगर मैंने नहीं करी है तो मैं फिर से अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे, इवन समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, जो कि है माय मदर एट 66 एनसीईआरटी से।